हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल मंत्रा में। साथियों, मैं पूर्ण प्रकाश कुशवाहा। मैं आज बात करने वाला हूं एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग के यूनिट 4 की। जी हाँ साथियों, ये आपका सब्जेक्ट कोड हो सकता है KOE 033। यदि आप थर्ड सेमेस्टर में होंगे, यदि आप फोर्थ सेमेस्टर में हैं तो आपको मिल जाएगा KOE 043 के नाम से। और ये साथियों सभी ब्रांचों के लिए एक कॉमन सब्जेक्ट है, इसलिए क्या होता है कि आपको ये थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में और सभी ब्रांचों के लिए आपको मिल सकता है। तो आपको पता है साथियों, मैं यूनिट 3 कंप्लीट कर चुका हूँ। मैं ये यूनिट 4 का पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 मैं जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, तो आज मैं इसमें बात करूंगा जो बायोलॉजिकल एनर्जी होते हैं वो क्या होते हैं, फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं और इनका एनर्जी कन्वर्जन कैसे होता है वो मैं बात करूंगा। क्योंकि जो बायोलॉजिकल एनर्जी सोर्सेस हैं उनका थोड़ा कन्वर्जन थोड़ा सा डिफरेंट होता है और ये नया है टेक्नोलॉजी में, तो इसको हम बात करेंगे। तो साथियों ये बात करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथियों। यदि आप को और वीडियो देखनी है तो आप यहाँ से चैनल में जा सकते हैं, नीचे लिंक दिया हुआ है, चैनल पर जा करके आप पहले से ही वीडियो देख सकते हैं और प्लेलिस्ट भी नीचे दे दी गई है, आप वहाँ से सभी वीडियो को एक्सेस कर पाएंगे। तो आइए साथियों हम बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की। क्या रिन्यूएबल एनर्जी क्या होते हैं और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होते हैं। तो हम सिंपल से इन दोनों में डिफरेंस देख लेंगे तो आप एग्जाम में दोनों भी लिख पाएंगे। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होते हैं रिसोर्सेज, वो सभी आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो हम एक डिफरेंस देख लेते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स क्या है और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स क्या होते हैं। तो पहले हम बात करें तो जो रिन्यूएबल एनर्जी होते हैं इनको हम अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं पूरे लाइफ के दौरान। ठीक है, तब पूरे लाइफ के दौरान हम इसको अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं। लेकिन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, अगर हम एक बार यूज कर लिए तो खत्म हो जाती है। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में क्या होती है, अगर हम यूज कर लिए तो खत्म हो जाती है। अगर हम एक एग्जाम्पल लें तो साथियों आप इसको समझते हुए चले जाएंगे। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था मैं सोलर एनर्जी के बारे में। ठीक, क्या सोलर एनर्जी का आप चाहे जितना यूज करिए वो खत्म नहीं होने वाली है। ठीक है, ये हमारा सोलर एनर्जी हो गया। लेकिन अगर हम बात करें पेट्रोलियम की आप जानते हैं ना, गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं चलाने के लिए, तो पेट्रोलियम की बात करें तो क्या हो रहा है, हम एक बार पेट्रोल डलवाते हैं टैंक व्हीकल में, उसके बाद हम उसको एग्जॉस्ट कर देते हैं, उसको बंद हो जाता है, फिर वो दोबारा नहीं आता है। ठीक है, तो इसलिए वो एक टाइम में खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, अब इन दोनों के एग्जाम्पल को आप लेते हुए आसानी से आप समझते हुए चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल लेना बहुत जरूरी था हमको पहले ही। तो हम बात करें दूसरे टर्म में तो ये क्या है, एनर्जी ये कभी खत्म नहीं होने वाली है, ये एक दिन खत्म हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात करें तो इनका जो कार्बन एमिशन है, जिनमें इसमें जो कार्बन एमिशन रेट है वो बहुत ही कम है और ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। आप जानते हैं सोलर एनर्जी में कितना कार्बन एमिशन होता है, कुछ नहीं होता लगभग। ठीक है, तो इसमें बहुत ही कम होता है। अगर वही बात करें नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में, जब हम गैस जलाते हैं या फिर कहें जब हम थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है या फिर कोई कुछ चीज़ भी जलाते हैं, पेट्रोल जलाते हैं, तो हमें बहुत मात्रा में हमारा कार्बन एमिशन होता है, जो आगे चल के हमारा जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CFC गैस का वो कारण बनती है और साथ में हमारा जो जो डिप्रेशन होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इसकी जो क्वांटिटी है रिन्यूएबल एनर्जी में, इसकी अनलिमिटेड मात्रा यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। कितनी अनलिमिटेड मात्रा। लेकिन वही बात करें तो जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, जैसे पेट्रोलियम में बात किया तो क्या है, लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट हुए हैं और एक दिन गायब भी हो जाएंगे। ठीक है, आप सोचिए साथियों, इसलिए हम लोग को ये सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है कि मान लीजिए एक दिन खत्म हो गए तो हमारा एनर्जी का रिसोर्स क्या होगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे पूरा वर्ल्ड क्या हो रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी पर हमारा धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। या सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया। ठीक है, इन सब पे हम धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं। और रिन्यूएबल एनर्जी की जो कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, कॉस्ट ध्यान दीजिए, कॉस्ट मतलब कि जो जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं ना तो उस पर कुछ कॉस्ट पे करते हैं ना, उस वाली कॉस्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो वो कॉस्ट हमारी क्या है, लो है। ठीक है, मतलब सोलर एनर्जी हम जब एक बार स्टैब्लिश कर लेते हैं उसके बाद उसमें कास्ट हमको कुछ नहीं देना पड़ेगा। यदि हम बैटरी रखे हैं, बैटरी को कुछ टाइम बाद 4-5 साल में चेंज करना पड़ेगा, या फिर सोलर एनर्जी सोलर पैनल है 25 ईयर में चेंज होते हैं, तो वही कास्ट लगना है। लेकिन जिसका इनिशियल कास्ट, बाकी जो हमारा रेगुलर कास्ट है वो बहुत कम है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की, तो हमारा कास्ट क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, हमें हमेशा कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है। हम पेट्रोलियम का या फिर डीजल का ले रहे थे ना, क्रूड ऑयल का, देखिए उसका कॉस्ट कितना हाई हो चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, क्योंकि कार्बन एमिशन होता नहीं उसका, तो कैसे हमारे पॉल्यूशन फ्री हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कार्बन एमिशन कुछ हो नहीं रहा। लेकिन अगर हम वही बात करें नॉन रिन्यूएबल की, तो क्या है, देखिए इसमें कार्बन एमिशन होता है तो एनवायरमेंट फ्रेंडली तो है नहीं, और साथ में वो पॉल्यूशन फ्री भी नहीं है, वो कुछ न कुछ इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते ही करते हैं। और यहाँ बोला गया ना, लाइफ ऑफ रिसोर्सेज इनफाइनिटी, हमको हमेशा मिलते रहेंगे। क्या, इसका हमेशा इनका लाइफ हमेशा हमको मिलता रहेगा। लेकिन क्या होगा, नॉन रिन्यूएबल में हम लोग एक दिन खत्म हो जाएंगे, इनकी लाइफ टाइम रिसोर्सेज नहीं है।
हाँ, एक चीज़ होता है रिन्यूएबल एनर्जी में जो मेंटेनेंस कास्ट है थोड़ा सा हाई होता है, ठीक है, कौन सा मेंटेनेंस कास्ट, ठीक है, लेकिन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में थोड़ा सा मेंटेनेंस कास्ट लो होता है, इसलिए हम इसको ज़्यादा प्रीफर कर लेते हैं लगभग, ठीक है। अब देखिए रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, जो रिन्यूएबल एनर्जी है इसके लिए हमको एक बड़े स्पेस की आवश्यकता होती है ताकि हम इसको इंस्टॉल कर पाएँ। अब चाहे चाहे विंड पावर प्लांट की बात करें, चाहे सोलर पावर प्लांट की बात करें, देखिए आपको काफ़ी एरिया में आपको स्पेस चाहिए होता है इस प्लांट को लगाने के लिए। तो यहाँ पे एक डिसएडवांटेज होता है क्या कि लार्ज एरिया हमको रिक्वायर्ड पड़ती है। और वहीं पर नॉन रिन्यूएबल में क्या है, हमको थोड़ा सा भी थोड़ी ही जगह या फिर थोड़ी लैंड या थोड़ी एरिया हमको रिक्वायर्ड होती है पावर प्लांट को इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है साथियों। तो थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी को हम बात करते हैं, वहाँ पे आता है हमारा सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ठीक है, आर एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। और वहीं पे नॉन रिन्यूएबल की बात करें तो इसको हम बोलते हैं कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, एग्जाम्पल ऑफ द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो साथियों ये तो थे हमारे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। और साथियों इसको कुछ और नाम है, उसको भी हम देख लेते हैं, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होगा। देखिए इसको हम हमेशा से यूज करते आ रहे हैं एज अ कन्वेंशनल, तो इसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल एनर्जी, ठीक है, ये हमारा होता है कन्वेंशनल एनर्जी, ठीक है। इस वाले को बोलते हैं जिसमें नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है वो कहते हैं कन्वेंशनल, क्योंकि हम इसको हमेशा परंपरागत इसको हमेशा यूज करते हुए चले आ रहे हैं। लेकिन जो रिन्यूएबल एनर्जी है इसको हम अभी नया नया ला रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, ठीक है। अभी हम इसमें यूज टू नहीं हुए हैं, तो ये हमारे कैसे हैं, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी होता है ये हमारा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। और साथ ही इसी को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल एनर्जी, किसको, क्योंकि ये सब हमारे इन्वायरमेंट से मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, तो इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल एनर्जी, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, बायोलॉजिकल एनर्जी। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में कोई भी किसी भी नाम से आ सकता है। कन्वेंशनल एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में भी आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा एग्जाम पेपर में, या फिर बोल दिया जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स में डिफरेंस क्या है, या फिर आपको पूछ दिया जाएगा बायोलॉजिकल एनर्जी क्या होती है। तो आपको यही सारी चीज़ लिखनी है, ठीक है। अब थोड़ा हम आगे चलते हैं साथियों, तो हम पहले डिस्कस करेंगे। और ये साथियों ये जो एलिमेंट है जैसे इनको बोलते हैं, ये हमारे क्या फॉसिल फ्यूल होते हैं, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे फॉसिल फ्यूल जो हमारे सिलेबस का एक टॉपिक है, तो बोल देते हैं यहाँ पे कैसे होता है फॉसिल फ्यूल, वो समझ जाएंगे आप। फॉसिल फ्यूल्स आर द नेचुरल रिसोर्सेज फाउंड फ्रॉम द रिमेन्स एंशिएंट प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव्ड मिलियंस ईयर अगो एगो। ये साथियों जो हमारे मिलियंस ईयर एगो पहले जो हमारे प्लांट थे, एलिमेंट थे, ठीक है, वो रहते थे, लेकिन वो क्या हुआ, भूचाल के कारण या फिर क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हुआ, धीरे धीरे हमारा आपदा आई या फिर कुछ भी भूस्खलन हुआ, जो लैंडस्लाइड हुए, जो हमारा से प्लेटें थी वो क्या हो गई, डिसबैलेंस हुई थी, तो क्या हुए नीचे दब गए थे, ठीक है। तो उनसे फिर उसमें क्या हुआ, वो जल गए नीचे, और उसमें क्या हुआ, हाई प्रेशर और हीट के कारण क्या हुए, वो जल गए, ठीक है, क्योंकि नीचे लेयर में थे, वहाँ प्रेशर ज़्यादा हुआ, उनका हीट ज़्यादा हुआ, क्या हुए, जल गए, ठीक है। फिर वो क्या हुए, फिर चेंज हो गए एनर्जी रिच सब्सटेंस में, उसमें क्या हुई, एनर्जी वाले पदार्थ में वो चेंज हो गए, ठीक। इसलिए क्या हुआ यहाँ पे देखिए, फ्यूल फॉसिल फ्यूल आर कंसिडर्ड नॉन रिन्यूएबल, क्योंकि वो क्या होते हैं, वो मिलियन ईयर्स पहले फॉर्म हुए थे और धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म हो रहे हैं, ठीक है, टाइम स्केल के दौरान। तो इसको हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि एक बार बन गई हैं वो फिर से नहीं बनने वाली हैं, उसको बनने में पता नहीं कब टाइम लगे, और वो टाइम के दौरान धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है, ठीक है। यहाँ पे 3 टाइप्स के फॉसिल फ्यूल को हम स्टडी करने वाले हैं, जिसमें से हमारा पहला है, और आप भी जानते हो, हमारा है कोयला, ठीक है, कोल जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये कैसी कलर का होता है, एक ब्राउनिश कलर का होता है, हमेशा सभी लोग देखे हैं कोयला को। और ये सेडिमेंट्री रॉक जो होती है उसके कंपोजिट से बनती है, जो सेडिमेंट्री रॉक है उसका ये हमारा उसके कंपोजिशन से बनती है ये, ठीक। और ये इसमें कैसे बनी, ये ध्यान दीजिएगा, जो कुछ सालों पहले जो स्वैम्पी जो दलदल जगह थी, जिसको स्वैम्पी एरिया थे, स्वैम्पी लैंड्स थे, उनके द्वारा उसमें क्या होता था, जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उनकी रिच मात्रा थी, ठीक है, उनकी अधिक मात्रा थी। तो क्या हुए, उनके बायोलॉजिकल, ठीक, जो कार्बन रिच मटेरियल थे उनके बायोकेमिकल और जियोलॉजिकल प्रोसेस से बना, ठीक है। बायोकेमिकल मतलब साथी इनका क्या हुआ, जो केमिकल कंपोजिशन था उन ऑर्गेनिक प्लांट्स का वो चेंज हुआ। जियोलॉजिकल प्रोसेस में क्या हुआ कि ये क्या हुए, अंदर हीट और प्रेशर कारण ये चेंज हुए, इसलिए यहाँ दोनों लिखा गया कि अंडर द बायोकेमिकल एंड जियोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। तो वो क्या बन गए, कोयला बन गए, ठीक है। और ये अभी हमारे यहाँ काफ़ी मात्रा में मौजूद है, जिसका यूज हम यहाँ पे कोयला इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हम करते हैं। जानते हैं ना कि जो पावर प्लांट होते हैं, थर्मल पावर प्लांट, उसमें क्या होता है, कोयले को ही जलाया जाता है, ठीक है। कोयले को जला करके हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन या फिर इंडस्ट्रियल प्रोसेस में हम अधिकतर इसी का यूज करते हैं, कोयले का, ठीक है। अगला है, ये हमारा पहला फॉसिल फ्यूल था। दूसरा हम बात करेंगे ऑयल का। ऑयल भी आप सभी साथियों ने नाम सुना है, यूज भी करते हैं, जिसको हम पेट्रोलियम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये क्या हुआ, जो हाइड्रोकार्बन है उनका कंपोजिशन होता है, उनको ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म फॉसिल फ्यूल है।
आपने इसको जाने यह कैसा था, भी सॉलिड में था। अब इसमें क्या हुआ, ये हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं। ये कैसे बने, जो हमारे जो ओशियन में हमारे जो प्लैंकटन थे, जो ऑर्गेनिक मैरीन ऑर्गेनिज्म थे, क्योंकि क्या हुआ, मैरीन में भी तो कुछ लिविंग एनिमल थे, उनके जो जब वो उनसे ये फार्म हुआ, क्योंकि जब वो दब गए तो उनके द्वारा जो उनका जो बायोकेमिकल चेंजेज हुआ, वो यहाँ पे उनका जो फार्म हुआ वो हमारे हुए ऑयल के रूप में। ठीक है, ओवर टाइम द ऑर्गेनिक मैटर इज ट्रांसफॉर्म इनटू द क्रूड ऑयल, इसको बोलते हैं कच्चा तेल ना, द क्रूड ऑयल थ्रू द हीट एंड प्रेशर। पेट्रोलियम इज क्रूशियल रिसोर्सेज यूज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। आप जानते हैं ना कि ट्रांसपोर्टेशन में अधिकतर यूज होता है तो पेट्रोलियम यूज होता है, जिसको हम डीजल या फिर पेट्रोल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ गैसोलीन और डीजल। गैसोलीन मतलब साथ पेट्रोल होता है, कि डीजल मतलब डीजल आप जानते हैं। हीटिंग एंड फीडस्टॉक फॉर द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। ठीक है, फीडस्टॉक मतलब सर जो रॉ मटेरियल होता है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में, उसके लिए या फिर हीटिंग के लिए भी हम पेट्रोलियम का या फिर ऑयल का यूज करते हैं। तो हमारे पास हमने दो बात किया, पहला ऑयल, कोल, दूसरा ऑयल। अब हम बात करते हैं नेचुरल गैस का। नेचुरल गैस हमारा क्या है, फॉसिल फ्यूल में, क्योंकि ये भी एक न एक दिन खत्म होने वाले हैं। ठीक है, और ये हमारे क्या है, मिलियंस ईयर पहले ईयर एगो जो हमारे ऑर्गेनिज्म थे, जो लिविंग एनिमल थे, उनसे ये बने हैं। ठीक है, उनके हीट एंड प्रेशर से जब रॉक के अंदर सेडिमेंट्री जब रॉक के अंदर वो हीट एंड प्रेशर के कारण क्या हुए, वो ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। नेचुरल गैस जैसे ये भी हमारा क्या है, प्राइमरीली उसमें हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिसमें मेथेन होता है। मेथेन में आप जानते ही हैं। ठीक है, तो लाइक ऑयल इट इज फार्म फ्रॉम द रिमेन्स मैरिन, सब ये साथ चीज़ जानते हैं। जैसे और जिसमें ऑर्गेनिक मैटर है उन्हीं से बनेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर से ही। ठीक है, क्योंकि CH4 क्या है, इसको हम बोलते हैं किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, तो सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ही आते हैं। बट द कंडीशन इज प्रोसेस इट ऑफ इट्स फॉर्मेशन डिफरेंस, लेकिन जिसका फॉर्मेशन प्रोसेस था वो थोड़ा सा डिफरेंट था इसका बनने का। बट द कंडीशन एंड प्रोसेस नेचुरल गैस इज ऑफन फाउंड इन एसोसिएशन विथ ऑयल डिपॉजिट आर इन सेपरेट गैस फील्ड। हमेशा दोनों चीज़ साथ मिलती है लगभग, क्या ऑयल और नेचुरल गैस लगभग साथ मिलेगी, लेकिन जो फील्ड है वो अलग रहेगा। जैसे अभी हम वाटर को बॉयल करते हैं, नीचे हमको क्या मिलता है, वाटर मिलता है, ऊपर हमको क्या मिलती है, स्टीम मिलती है। सेम इसी तरह एक डिफरेंट फील्ड में हमको क्या मिलता है, एक जगह पेट्रोलियम मिलेगा, दूसरी हमको गैस मिल जाएगी। ठीक है, इट इज़ द यूज फॉर हीटिंग के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, और क्या करते हैं, क्लीन बर्निंग के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, एज कम्पेयर टू द कोल एंड ऑयल। तो अगर हमको क्लीन बर्निंग करनी है, ठीक है, तो हम किसका यूज करते हैं, कोल और ऑयल का, क्योंकि जब हम कोल या ऑयल की जब बर्निंग करवाते हैं तो उसमें हमको कार्बन की मात्रा अधिक मिलती है, जो कार्बन एमिशन होता है उसमें अधिक मिलता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू द नेचुरल गैस। तो साथियों, यह था हमारा फॉसिल फ्यूल। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सिंपल से सिंपल वर्ड में आपको कंटेंट प्रोवाइड करने का, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, अब बात करते हैं बायोलॉजिकल एनर्जी। ठीक है, बायोलॉजिकल एनर्जी क्या होती है और इसके टाइप्स क्या क्या हैं, और इसका एनर्जी कन्वर्जेशन कैसे होता है, एनर्जी कन्वर्जन। ठीक है साथियों, तो ये वीडियो लंबा जाएगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये लेक्चर। ठीक है, तो आप इसको जरूर देखिएगा, क्योंकि इनमें से कोई एक नया क्वेश्चन आ ही जाता है। बायोलॉजिकल एनर्जी रिसोर्स। बायोलॉजिकल एनर्जी सोर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग और रिसेंटली लिविंग ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिक मैटर, जो तुरंत रह रहे हैं लिविंग मटेरियल, या फिर जो अभी जीवित हैं, या फिर ऑर्गेनिक जो मैटर है, उनसे हम बात करते हैं इनकी। ठीक है, these sources are often considered renewable because they can replenish over time। ठीक है, ये हमेशा टाइम तक बने रहेंगे, इसलिए इनको हम बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल बोल सकते हैं, साथियों भी मैं और नाम बताया था, इस रिन्यूएबल तो हो गया, इसको मैं एक और बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, ये चीज़ हम यहाँ पे बात करते हैं। साथ ही मैंने सोलर एनर्जी की मैं बात कर चुका हूँ पिछले लेक्चर में। ठीक है, आप इसको समझ गए हम कि सोलर एनर्जी कैसे बनती है, इसको कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, और थोड़ा सा ज्ञान और कॉर्डिनेट किया तो आप कहीं से भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, विंड एनर्जी की मैं बात करूँगा आज कैसे होता है, हाइड्रो एनर्जी, वेव एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी और टाइडल एनर्जी, इन सभी की बात मैं यहाँ पे इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो ये 1 by 1 बात करते हैं। ठीक है, और ये सभी बायोलॉजिकल एनर्जी के फॉर्म हैं, एक प्रूफ है। तो हम पहले बात करते हैं विंड एनर्जी की। नाम तो आपने साथियों बहुत सुना होगा, आपने इसको पढ़ा भी होगा, बस एक बार रिवाइज करवाने की जरूरत है। ये भी क्या है, एक रिन्यूएबल एनर्जी है। ठीक है, जो खत्म होने वाले नहीं है, और ये जो जो हवा होती है ना, उसकी जो पावर होती है, उससे हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और ये सबसे क्लीनेस्ट, ठीक है, सबसे क्लीन और सस्टेनेबल, मतलब लंबे समय तक अवेलेबल होने वाला एनर्जी का रिसोर्स है। इसमें हम क्या करते हैं, पहले विंड एनर्जी के द्वारा हम देखिए हम क्या करते हैं, विंड एनर्जी प्राइमरली जनरेटेड यूजिंग
विंड टरबाइन, हम इसमें विंड टरबाइन का यूज करते हैं, ठीक है, जो एक लंबा सा स्ट्रक्चर होता है, देखें कितना लंबा स्ट्रक्चर होता है जिसमें लार्ज ब्लेड लगी होती हैं, और इसको हम रोटेट करवाते हैं वायु के, जब हवा आती है तो ये रोटेट होते हैं, जिस कारण इसमें काइनेट जो हमारी हवा की काइनेटिक एनर्जी होती है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। हवा की काइनेटिक एनर्जी है, इस पर क्या हुआ, इस पर इम्पैक्ट किया तो क्या हुआ, रोटेट होने लगा, तो अब हो गया मैकेनिकल एनर्जी। इस मैकेनिकल एनर्जी को हम क्या करते हैं, थ्रू द जनरेटर, ठीक है, या तो थ्रू जनरेटर, ठीक, इसको हम क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप फिगर समझ सकते हैं, ये हमारा क्या साथी है, ब्लेड्स है, ठीक है, यहाँ हमने गियर बॉक्स लगा रखा है, यहाँ पे हमारा जनरेटर हुआ, यहाँ पावर केबल्स है, यहाँ पे टावर है, यहाँ पे स्विच यार्ड है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर है, ठीक है। अब क्या हुआ, हवा बहा, जब विंड ब्लो हुई तो क्या वो इस पर इम्पैक्ट की, जिसमें ब्लेड लगे हुए बड़े बड़े ब्लेड होते हैं, ठीक है, हल्का सा भी हवा का इफेक्ट इनको मूव करवा सकता है, ठीक है। तो ये ब्लेड क्या होने लगी, रोटेट होने लगी। तो ये हमारा क्या हुआ, यहाँ पे जो ड्राइव लगा हुआ है, यहाँ पे जो ड्राइव लगे वो घूमने लगते हैं, फिर उनका कनेक्शन हम करते हैं किससे, जनरेटर से। अब जानते हैं तो जनरेटर या फिर डायनामो जो भी होता है, अगर वो घूमा तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लगा। तो हमको मेन मोटिव होता है कि जनरेटर फिर डायनामो को मूव करवाना, ठीक है। मूव होने लगा तो हमारा क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, उसको हम थ्रू द पावर केबल, ठीक है, हम यहाँ पे इसको ट्रांसफार्मर ला लिए, फिर इसको हम हाई वोल्टेज में क्या कर दिए, सप्लाई कर दिए, ठीक है। तो ये हमारा होता है विंड एनर्जी। लेकिन साथियों आपको क्या लगता है कि एक विंड टर्बाइन लगाने से हमारा काम हो जाएगा? नहीं होगा। इसके लिए हम लार्ज नंबर ऑफ विंड टर्बाइन लगाते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं विंड फार्म। यहाँ पे क्या होता है टर्म विंड फार्म क्या होता है, तो यहाँ बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ विंड टर्बाइन स्ट्रेटेजिकली इंस्टॉल्ड इन स्पेसिफिक एरिया टू हार्नेस द ओवर ऑफ द विंड फॉर द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ठीक है। क्योंकि हमको छोटा छोटा, ये बहुत कम, एक विंड टर्बाइन छोटे अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी, लेकिन हमको बड़े अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, हमको पूरे एक एरिया में विंड टर्बाइन लगानी पड़ेगी, ठीक है। और ये एज ए साइंटिफिकली होता है। तो उस एरिया में, जिस एरिया में हम विंड टर्बाइन को इंस्टॉल करते हैं, एक नंबर ऑफ विंड टर्बाइन, उसको हम बोलते हैं विंड फार्म, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे किस प्रकार डिजाइन किया जाता है, ताकि हम इसमें अधिक से अधिक मात्रा में विंड को कैप्चर किया जाए इफिशिएंटली रूप से। मतलब थोड़ा सा भी अगर ऐसे उनकी डिजाइन, उनका एक्शन ऐसे रखता है कि किसी भी एंगल से थोड़ा सा भी अमाउंट में अगर विंड ब्लो होती है तो रोटेट करने लगे, ठीक है। और उनको कन्वर्ट, जो काइनेटिक एनर्जी है उनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में एक लार्ज स्केल में कन्वर्ट किया जा सके, इसलिए यहाँ पे हम विंड फार्म का यूज करते हैं। विंड फार्म होता है, देखिए यहाँ पे इसका डायरेक्शन अलग है, इसका डायरेक्शन अलग है, किसी न किसी सबका डायरेक्शन लगभग अलग अलग एंगल में होता है। थोड़ा सा भी हवा अगर ब्लो हो तो हम इसको एनर्जी में चेंज कर लें, ठीक। तो इसलिए बोला गया कि यहाँ पे एक रिन्यूएबल एनर्जी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी, ग्रीन हाउस जो गैस एमिशन है उनको भी हम कम कर रहे हैं, और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको भी हम इसको स्टेबल कर सकते हैं थ्रू द विंड एनर्जी। इसके मेरिट्स क्या है, इसके डिमेरिट्स क्या है साथियों, ये भी जानना जरूरी होता है, क्योंकि एग्जाम में भी आ जाता है। साथियों जब भी एग्जाम में आपको विंड एनर्जी लिखने का, तो उसका विंड एनर्जी क्या होती है, ठीक है। अगर लार्ज में आया विंड एनर्जी क्या है, उसकी वर्किंग क्या होती है, उसकी मेरिट्स क्या है, उसके डिमेरिट्स क्या है, ठीक है, पूरा आपको लिखना है, तब जाके आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। मेरिट की बात करूँ साथियों, पहले तो ये रिन्यूएबल है और अधिक से अधिक मात्रा में हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे कोई ग्रीन हाउस गैस का एमिशन नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई भी ऑपरेशन के दौरान। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये इन्वायरमेंट, ये समझते हैं पॉल्यूशन फ्री है। इसका ऑपरेटिंग कास्ट भी कुछ नहीं है, लगभग लो ऑपरेटिंग कास्ट है, ठीक है। जैसे हम एक बार स्ट्रक्चर बन गया तो उसका ऑपरेटिंग कास्ट कुछ नहीं है। और ये हमारे पास ऑन शोर या ऑफ शोर, मतलब कि समुद्र तटीय में या फिर कहीं भी बड़े जगहों में ये हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास कोस्टल एरिया या फिर जहाँ पे हमारे पास स्पेस यूटिलाइज करते हुए बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ कि कंट्रीब्यूट एनर्जी इंडिपेंडेंस एंड सिक्योरिटी, इससे हम क्या होते हैं, क्योंकि विंड है साथियों हमेशा फ्लो होती रहेगी, ठीक है, ये नेचर है, हमेशा विंड रहेगी। इसलिए हम कह सकते हैं इसको इंस्टॉल करने के बाद हम एनर्जी से इंडिपेंडेंस हो सकते हैं और हमको एक सिक्योरिटी मिल जाती है। फिर आगे हम बात करते हैं डिमेरिट्स क्या क्या हैं। जी बिल्कुल साथियों, इंटरमीडिएट एनर्जी रिसोर्सेज डिपेंडेंट ऑन द विंड अवेलेबिलिटी। साथियों हाँ, जब विंड अवेलेबल होगा तभी हमको मिलेगा, मतलब कि एनफ मात्रा में, उसमें कुछ न कुछ एनर्जी होनी चाहिए। अब विंड तो हमेशा बहती रहती है, लेकिन उसको हम जब तक उसको विंड का जो ब्लेड्स हैं उसको रोटेट नहीं कर पा रही हैं तो तक वो हमारे किसी काम की नहीं है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा कॉन्टिन्यूस एनर्जी रिसोर्स नहीं है कि हमको हमेशा मिलता रहे। अब क्या होता है, क्योंकि जब ये घूमते हैं उसमें क्या होता है, टरबाइन लगे होते हैं, यहाँ पे वहाँ पे जनरेटर लगे होते हैं, तो उसमें से आवाज़ें आती हैं। इसलिए क्या होता है वहाँ पे नॉइज इम्पैक्ट भी होता है जो अगल बगल के एरिया होते हैं, और काफ़ी एरिया में ऐसा ही रहता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा विजुअलिटी क्या होती है, थोड़ा इम्पैक्ट होती है। आप देखेंगे बड़े एरिया में बस एक ही चीज़ दिख रही है, ठीक है, क्योंकि उसके अगर आप स्ट्रक्चर तो बना नहीं सकते हैं। और एक चीज़ होता है, इसका इनिशियल सेटअप कास्ट क्या है, थोड़ा सा हाई होता है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ विंड टरबाइन लगाते हैं और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए थोड़ा सा क्या होता है। और चीज़, या थिएटर्स वाइल्ड लाइफ पर्टिकुलरली बर्ड्स एंड बैट्स,
अब यहाँ पे जो विंड टर्बाइन होती है वो घूम रही है हमेशा, तो वहाँ पे जो बर्ड्स हैं या फिर बैट्स हैं वो उड़ नहीं सकती हैं, ठीक है, क्योंकि वो ब्लेड के इम्पैक्ट में आएंगे और उनकी डेथ भी हो जाती है। ठीक, और क्या बात हुई, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस में भी रिक्वायर्ड। देखिए तो अभी देखिए इतने पूरे एरिया में क्या हुआ, यहाँ पे आपका विंड फार्म है, अब यहाँ से छोटे छोटे मात्रा में क्या हुआ हमारा जन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, लेकिन इसको हमको दूर ले जाकर कहीं पावर प्लांट में वहाँ से इसको हमको सप्लाई करना पड़ेगा कि ठीक है, ऐसा नहीं कि हम तुरंत यहाँ से इसको लिए यहाँ सप्लाई कर दिए, ऐसा नहीं हो पाएगा। इसके लिए हमको लॉन्ग डिस्टेंस हमको रिक्वायर होती है ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक, तो इससे थोड़ा उसका भी लॉस होता है। साथियों ये तो हमने बात किया विंड एनर्जी की। अब हम बात करते हैं हाइड्रो एनर्जी क्या होती है। ठीक है, हाइड्रो एनर्जी क्या होती है, इसका बोलते हैं हाइड्रो पावर प्लांट। इसको आप जानते हैं ये भी एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, ठीक है, और सस्टेनेबल है, इसको हम काफ़ी टाइम तक इसको यूज कर सकते हैं। इसमें जो हम वाटर है, ठीक है, जो वाटर का फ्लो होता है या फिर गिर रहा है उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको हम यूज में लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, क्या होता है वाटर, जैसे हमारा वाटर फ्लो हो रहा है ना रिवर में, उसको हम कहते हैं गिरवाते हैं, तो इस गिराने का हमें क्या रहा है, गिराते हैं वो हमारा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, इसको हम यूज में लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में। ठीक है, तो ये एक प्रकार का पूरा ओल्डेस्ट होता है और एक काफ़ी टाइम पुराना चीज़ है, और हम इसको काफ़ी वाइडली मतलब कि एक लंबे लार्ज स्केल पर हम इसको यूज भी कर रहे हैं काफ़ी टाइम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो हाइड्रो एनर्जी इज प्राइमली जनरेटेड यूजिंग द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, इसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी बोल सकते हैं, विच कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग वाटर, मूविंग वाटर में जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं। अब कैसे बदलते हैं साथियों, ये भी हमको ध्यान देना जरूरी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रिजर्वायर है, रिजर्वायर क्या होता है, जहाँ पे हम पानी को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, एक इसमें हाई लेवल तक हमने क्या किया, वाटर को कलेक्ट किया, हमने एक स्ट्रक्चर बनाया डैम। ठीक है, अब डैम के पीछे यहाँ पे इन्होंने क्या किया, कंट्रोल गेट या फिर जिसको हम बोलते हैं स्लोस गेट। ठीक है, इसको हमने बनाया, ये हमारा क्या है स्लोस, इसको यहाँ पेनिस्टा बोला गया है। ठीक है, जहाँ से हाँ साथ ही पेनिस्टा होता है, जैसे वाटर को एक पाइप मतलब एक स्पेसिफिक एरिया होता है जो इसका वॉल्यूम होता है, उससे हम वाटर को लेते हैं ताकि इसको हम कंट्रोल कर पाएँ। और कंट्रोल करने के लिए हम एक कंट्रोल गेट लगा देते हैं। ठीक है, और यहाँ से इस पानी क्योंकि इधर आ रहा है तो हम इसको बोलते हैं क्या, इनटेक, ये बोलते हैं इसको बोलते हैं हम इनटेक। अब क्या हुआ, ये पेनिस्टाक द्वारा हमारा वाटर आया, इसको हम इसमें क्या होगी, एक भारी मात्रा में इसमें फोर्स होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, तो हम इसके द्वारा हम यहाँ पे हम एक लगा देते हैं टरबाइन, जब ये वाटर इस पर इम्पैक्ट करता है तो हमारा टरबाइन क्या मिलता है, घूमने लगता है। ठीक है, तो टरबाइन घूमेगा तो इसको हम कर देंगे जनरेटर से, अब यह करेगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, टरबाइन घूमा तो अब इसको हम ट्रांसफार्मर द्वारा इसको हम हाई वोल्टेज में चेंज करके हम इसको सप्लाई कर देंगे। ठीक है, बगल हम इसमें कहीं पावर हाउस लगा लेते हैं। ये इतना सिस्टम होता है हमारा हाइड्रो एनर्जी का। तो उम्मीद करता हूँ, और जो हमारा देखिए अब यहाँ पे जो हमारा कम फोर्स है जिसके काइनेटिक एनर्जी खत्म हो चुकी है, वो हम इसको नीचे जो डाउन साइड होता है, डाउन स्ट्रीम में हम इसको फ्लो करवा देते हैं। ठीक है, ये हमारा ऐसे वर्क करता है हमारा हाइड्रो एनर्जी। अब थोड़ा सा इसकी मेरिट्स एंड डिमेरिट्स देख लेते हैं, मेरिट्स क्या है और डिमेरिट्स क्या है। मेरिट्स में हमारे क्या होते हैं, ये फिर वही बात है साथियों, अब मैं जो बताया था डिफरेंस में वही सारी चीज़ें आ रही हैं। पहली चीज़ यही है कि रिन्यूएबल है और रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि एक लार्ज स्केल में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगा करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या है, हमने क्या करते हैं इसमें रिजर्वायर बनाते हैं। ठीक है, रिजर्वायर बनाते हैं तो उससे क्या होगा कि हम जो अगल बगल की एरियाज हैं उसमें हम वाटर सप्लाई करके उससे हम इरिगेशन भी करवा सकते हैं। ठीक है, मतलब इरिगेशन के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। नो डायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस एमिशन ड्यूरिंग द ऑपरेशन, इसमें कोई डायरेक्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस एमिशन नहीं होता है। ठीक है, और इनका जो लॉन्ग लाइफ स्पैन जो इनकी एज है काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो फैसिलिटी होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होती हैं, उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हमारे आते हैं मेरिट्स में। अगर हम बात करें डीमेरिट्स में साथियों, तो हाँ कुछ डीमेरिट्स भी हैं कि आप जानते हैं ना कि हमने जो नेचुरल वाटर है, जो रिवर है, उसको हम क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, मतलब उसको हम क्या कर रहे हैं, कुछ उसमें बाधा बना रहे हैं। तो इससे क्या होता है, जो हमारे फिश माइग्रेशन हैं या फिर जो रिवर का इकोसिस्टम है थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वो हमारा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर आगे बात करते हैं हाई अपफ्रंट कंस्ट्रक्शन कास्ट, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है, अब क्या होगा साथियों, क्योंकि हमने बहुत से एक डैम बनाया, डैम में क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन कास्ट इन्वॉल्व हुई, ये तो ठीक है, लेकिन उसमें क्या हुआ, वाटर आकर के हमारा कलेक्ट हो रहा है। तो पहली बात हमारा कास्ट हाई हुआ, दूसरा जो वाटर आ रहा है इकट्ठा हो रहा है, उससे हमारा जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है वो बढ़ जाता है। वहाँ पे लैंडस्लाइड की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, वहाँ फ्लडिंग की संभावना बढ़ जाती है, तो ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट में आ जाता है। ठीक है, और ये भी चीज़ होता है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट प्रोजेक्ट हर जगह बना नहीं सकते, वहीं बना सकते हैं जहाँ पे हमारे पास रिवर्स हों, ठीक, जहाँ पे हमारे पास डैम बनाने की संभावनाएं हों। तो यहाँ पे से इसका जो लोकेशन है, लिमिटेड लोकेशन हमारे पास अवेलेबल है। वनरेबल टू डार्ट अफेक्टिंग वाटर फ्लो। ठीक है,
अब देखिए जहाँ पे हमने क्या किया, पानी को एक जगह इकट्ठा कर लिया, अब आगे हम पानी को पास नहीं कर रहे हैं, पास कर भी रहे हैं तो एक निश्चित मात्रा में कर रहे हैं, जो कुछ दूर जाने के बाद रिवर में क्या हो रहा है, नदी सूख जा रही है, तो एक ड्रॉट, एक सूखा आ जाता है, एक ये भी एक चिंता का विषय बन जाता है। ठीक है, और एक चीज़ क्या होता है, देखिए हमने यहाँ पानी इकट्ठा किया तो नीचे क्या होगा, सेडिमेंट हो जाता है, वह जो आ रहे हैं सैंड्स आ रहे हैं, जो सेडिमेंट्स मटेरियल आ रहे हैं वो क्या होंगे, नीचे सेडिमेंट हो जाएंगे, वहाँ पे बैठ जाएंगे, जिस कारण टाइम पे क्या होता है कि जो कैपेसिटी होती है हाइड्रो पावर प्लांट की वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो उसका भी एक डिसएडवांटेज है। हालांकि इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, स्कोरिंग करते हैं, कि प्रक्रिया होती है जिससे हम सारे स्लूइस गेट को खोल करके जो नीचे की मात्रा होती है, बालू होती है, पूरे को खाली कर देते हैं, तो डाउन स्ट्रीम में बह जाता है। ठीक है, तो कुछ डिमेरिट्स हैं, कुछ मेरिट्स हैं। तो हमारे होते हैं हाइड्रो एनर्जी, हमने बात किया हाइड्रो एनर्जी क्या होती है, कैसे वर्क करता है, उसके मेरिट्स क्या हैं, उसके डिमेरिट्स क्या हैं। तो साथियों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो साथियों से कहता हूँ कि चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे हमको मोटिवेशन मिलती है। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा ताकि आपकी मोटिवेशन से हम आगे वीडियो बनाते रहें। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेव एनर्जी की। वेव एनर्जी क्या है और ये कैसे हम वर्क करता है। ठीक है, वेव एनर्जी साथियों हम बात समझ सकते हैं, वेव कहाँ से आती है, ओशियन में आती है। ठीक है, समुद्र में आती हैं, तो ये हमारे ओशियन से रिलेटेड है, जो सी है उससे रिलेटेड है। ठीक है, समुद्र से, तो आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा नाम से। ठीक है, तो वेव एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी है जो हम जिसमें हम ओशियन वेव का जो ओशियन वेव्स होते हैं उसमें जो पावर होती है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हम काम में लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये एक नया टेक्नोलॉजी है जो भी हाल ही में हम धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आ रही है इसमें। ठीक, जिसमें हम कांस्टेंट और प्रेडिक्टेबल मोशन ऑफ ओशियन वेव्स टू प्रोड्यूस सस्टेनेबल एनर्जी, जिसमें हम जो ओशियन वेव्स होती हैं, ठीक है, जो ओशियन वेव्स हैं, अभी मैं बात करूँ कैसे होता है, ओशियन वेव से हम एक लगातार हम एनर्जी जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, प्रेडिक्टेबल मोशन होती है, क्योंकि जो मोशन होते हैं हमें पता होता है कितना यहाँ पे कितना वेव जनरेट होने वाली है। वेव एनर्जी इज कंसिडर्ड एज ए क्लीन एनर्जी सोर्स, क्लीन एनर्जी रिसोर्स में आती है। ठीक है, कोई यहाँ पॉल्यूशन नहीं होने वाला है सिंस, लेकिन तभी तक यहाँ पे जब तक ये कोई ग्रीन हाउस गैस इमिट ना करे या फिर कोई भी पॉल्यूटेंट्स ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन। क्योंकि यहाँ देखिए क्या हुआ है, मशीनिंग हुई है, हो सकता है यहाँ पे ऑयलिंग हुई होगी, यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे इसमें कुछ न कुछ केमिकल चीज़ें डाली गई होंगी। ठीक है, उसको क्या करने के लिए, इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, यदि तब तक ये क्लीन है जब तक ये समुद्र में कोई हार्मफुल इफेक्ट ना डाले, लेकिन तब भी साथ में क्लीन एनर्जी रिसोर्स है, इसको हम क्लीन मान सकते हैं। ये इसकी वर्किंग देखते हैं। साथ में वेव जो है, वेव एनर्जी को कई प्रकार से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, कई प्रकार से हम यूज में ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक अलग मेथड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसको आइए हम देखते हैं। ठीक है, हमने क्या किया है, आप देखिए यहाँ पे एक बैकवाल बना गया, यहाँ पे सीबेड है, हमने एक यहाँ पे चैम्बर बना दिया। क्या बना दिया, चैम्बर। ठीक है, ये हमारा क्या फ्रंट वाल है, पूरा चैम्बर बना दिया, अंदर एक चैम्बर बना हुआ है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे जब वेव बढ़ा, ठीक है, जब वेव बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा, वेव बढ़ेगा तो इसका क्या होगा, बेड बढ़ेगा। ठीक, इसका जो स्तर है वो बढ़ेगा, तो क्या होगा, इसका मात्रा वाटर यहाँ पे आएगा। ठीक, वाटर इसमें भी इंटर करेगा तो यहाँ पे इसका जो एयर का वॉल्यूम था क्या होगा, यहाँ पे जो एरिया है वो क्या होगा, कम होगा। तो कम होगा तो इसमें प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर बढ़ेगा तो जो एयर क्या होगा वो आउट हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, आउट होगी। तो हमारा जो यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है, टरबाइन। जब एयर बाहर गई तो यहाँ पे हमने इम्पल्स टरबाइन लगा रखा है। ठीक है, तो क्या होगा, ये हमारा टरबाइन क्या हो जाएगा, हमारा मूव करने लगेगा, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेंगे। ठीक है, ये तो क्या था, जो हमारा क्रिस्ट बना। ठीक है, जो हमारे पास थोड़ा सा वेव का ऊपर आया, क्रिस्ट आया, लेकिन अब जब ट्रूफ आया तो क्या होगा, अब यहाँ पे देखते हैं, अब क्या हुआ, पानी नीचे आया तो इसका एरिया क्या हुआ, बढ़ा। अब यहाँ पे क्या होगा, एयर इन होगा, मतलब हवा अंदर आएगी, तब भी हमारा जो इम्पल्स टरबाइन है फिर वो घूम जाएगा। इस प्रकार से हमारा इम्पल्स टरबाइन घूमता रहता है और हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं। यहाँ देखिए थोड़ा सा किस प्रकार से वेव एनर्जी को हम एक यूज में ला सकते हैं। हमने अभी जो बताया था क्या हुआ, एयर फ्लो हुआ, ये क्या था, एयर था। ठीक, इसी प्रकार से वाटर को भी फ्लो करा करके, जो वाटर फ्लो होता है ना, उससे भी हम कह सकते हैं वाटर टरबाइन को हम घुमा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ पे था ना, अब यहाँ ऊपर आएगा तो इसके अंदर एक प्लेट लगा देंगे, उनके बीच में डिफरेंस होगा ना, अब एक टाइम पे यहाँ आएगा, एक टाइम पे यहाँ आएगा, तो ये जो वाटर का जो लेवल है, जो हेड प्रेशर है, वाटर हेड, इसके चिन्ह कारण हम क्या करेंगे, वाटर टरबाइन को हम घुमा लेंगे। तो यहाँ पे हमने वाटर टरबाइन को घुमाया। फिर क्या, रिलेटिव मोशन बिटवीन बॉडीज, हमने दो बॉडी लगा दी, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, उनमें अगर कोई, जैसे हमने फ्लोट कर रहे हैं, एक ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, नीचे स्थिर है। अब जो वाटर का लेवल उठेगा तो क्या करेगा, ये ऊपर जाएगा, जब वाटर का लेवल नीचे आएगा तो नीचे आएगा थोड़ा सा। इनके बीच जो रिलेटिव मोशन है, इनके द्वारा हम क्या करते हैं, इनको हम यूज में ले लेते हैं। एक पहले तो हम इसको यूज कर लेते हैं हाइड्रोलिक पंप, एज हाइड्रोलिक पंप, या फिर इनको हम कर लेते हैं मैकेनिकल ट्रांसमिशन, इससे हम गियर को हम टर्न करवा लिए, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर लिए। तो हम क्या होगा,
इससे हम हाइड्रोलिक मोटर बोल सकते हैं, इसको मैकेनिकल गियर के द्वारा हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक जनरेट कर लिया, या फिर इसको हम डायरेक्ट यूज में ले लिए। किस प्रकार से वेव एनर्जी को हम चेंज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जनरेटर में, या फिर किसी डायरेक्ट यूज में हम ले सकते हैं। ठीक है, देखिए इसके मेरिट्स क्या हैं, डिमेरिट्स क्या हैं। मेरिट्स में साथियों पहले चीज़ वही है कि सिर्फ एनर्जी रिसोर्स है और ये ओशियन वेव द्वारा हम इसको क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। ठीक है, ये ग्रीन हाउस इमिशन बहुत ही कम है इसमें, ठीक, ऑपरेशन के दौरान। इसमें जो प्रिडिक्टेबल वेव पैटर्न्स लाइक एनर्जी जनरेशन आर मोर रिलायबल, क्योंकि जो वेव पैटर्न हमेशा एक ही होता है ना, हमेशा वाटर क्या जाएगा, टेस्ट और थ्रो बनते रहेंगे, उसके जो मोशन है वो प्रिडिक्टेबल है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें हम थोड़ा सा पता रहता है कि हम इसमें मोर रिलायबल होते हैं, इसमें पता रहता है कि हमेशा वेव तो जनरेट होने वाली है। अगला हम बात करते हैं, यहाँ बात होती है हमारी मिनिमल विजुअल इम्पैक्ट व्हेन इंस्टॉल्ड ऑफशोर। साथियों हम इसको बीच समुद्र में हमने कहीं पे बात किया, शोर के दूर, ठीक है, जैसे हमारा तट होता है ना, उसके दूर कहीं करते हैं तो हमारी विजुअल इम्पैक्ट बहुत कम होता है, कोई वहाँ पे दिखता नहीं है, थोड़ा सा दूर दिखता है, छोटे छोटे दिखते हैं, तो वहाँ पे हमको कोई दिक्कत नहीं होती है। पोटेंशियल टू कोएग्जिस्ट विद अदर मैरीन एक्टिविटीज, हम अदर मैरीन एक्टिविटीज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए वहाँ पर हमने क्या कर लिया है, हमने वहाँ से पेट्रोलियम निकाल रहे, ठीक, उसके बगल हमने इसको भी लगा दिया, तो हमको यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी मिल जा रही है, हम उसको यूज कर ले रहे हैं क्या कहते हैं, पेट्रोलियम के लिए। ठीक है, वहाँ पे जो एक्टिविटीज हो रही हैं उसको भी हम साथ में काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डिसएडवांटेज भी कुछ है, जो डीमेरिट्स है, क्या क्या है ये बात करते हैं। क्योंकि देखिए ये भी एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, अभी पूरी तरह से इंप्रूव नहीं हो पाई है, इसलिए इसका जो अपफ्रंट कास्ट है, जो इनिशियल कास्ट है, थोड़ा सा हाई होता है। ठीक है, अब क्या हुआ, थोड़ा सा एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑन मैरीन इकोसिस्टम ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन। जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं ना, तो जो वहाँ पे जो मैरीन समुद्री का इकोसिस्टम है, थोड़ा सा इम्पैक्ट होता है, वहाँ पे जो जीव जंतु हैं उनको भी इम्पैक्ट होता है, उनको भी थोड़ा सा इफेक्ट होता है। वेरिएबिलिटी इन वेव पैटर्न्स अफेक्ट कंसिस्टेंट एनर्जी प्रोडक्शन। अगर हमारे वेव पैटर्न कभी ज़्यादा है तो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, अगर वेव पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंस हो रहा है तो फिर लगातार एक ही अमाउंट में हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोरोजन एंड मेंटेनेंस चैलेंज इन हार्श मैरीन एनवायरमेंटल। अब क्योंकि यहाँ पे मेटल्स इक्विपमेंट है या फिर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो जिनको हमको मेंटेन करना रखना पड़ेगा, कोरोजन की संभावना रहेगी, तो एक अलग चैलेंज है। क्योंकि अब हम इसमें क्या करेंगे, मैरीन में जा करके, सी में जा करके हम इनको मेंटेन करेंगे, तो उसकी अलग ही डिफिकल्टीज हैं। लिमिटेड डेवलपमेंट ड्यू टू द लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज टेक्नोलॉजी। अभी कोई टेक्नोलॉजी इसमें स्टैंडर्ड नहीं हुई है, कोई स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी नहीं आई हुई है, इसलिए यहाँ पे इसका डिप्लॉयमेंट भी अलग है, बहुत ही कम ही हमको देखने को मिलता है। ठीक है, इसको हम अधिक मात्रा में हम यूज नहीं कर पा रहे अभी। तो हमारे साथियों वेव एनर्जी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा साथियों, मैं भी एक और बात करूँगा, वो होता है हमारा टाइडल एनर्जी, उसको हम लास्ट में बात करूँगा, वो भी थोड़ा सा इससे मिलता जुलता रहता है, लेकिन साथियों इसका वर्किंग अलग होता है। ठीक है, तो वेव एनर्जी और टाइडल एनर्जी में कन्फ्यूज मत होइएगा। मानता हूँ साथियों वीडियो लंबा जा रहा है, लेकिन साथियों ये वीडियो आप ही के लिए है, ताकि आप एक लेक्चर में या कम से कम लेक्चर में सभी सिलेबस कंप्लीट कर पाएँ। आइए अब हम बात करते हैं जियो थर्मल एनर्जी। जियो मतलब साथियों आप जानते हैं कि आपको अर्थ होता है, थर्मल मतलब हमारा टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो जो हमारा अर्थ के अंदर टेम्परेचर वेरिएशन है उसको हम एनर्जी में कैसे चेंज कर रहे हैं, हम इसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो उसी को हम बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, हीट, हमने जो हीट होते हैं अर्थ के अंदर जो हीट है उसको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर में। ठीक है, प्रोवाइड हीटिंग एंड कूलिंग फॉर वेरियस एप्लीकेशन, अलग अलग उसको हीट करते हैं, कूल करते हैं, उसके द्वारा हम यहाँ पे क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारी कहलाती है जियोथर्मल एनर्जी। क्योंकि ये रिन्यूएबल एनर्जी है तो ये सस्टेनेबल फॉर्म है। ठीक है, इट रिलाइज ऑन नेचुरल हीट इमिनेटिंग फ्रॉम द अर्थ कोर। जो अर्थ कोर, जब साथियों हम नीचे जाते हैं, अर्थ के नीचे जाते हैं, तो जैसे जैसे इनर कोर में जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर बढ़ता रहता है। ठीक है, तो विच इज वर्चुअली लिमिटलेस कंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। क्योंकि हमारा जो है टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो उस चेंज का जो टेम्परेचर चेंज है उसको हम यूज में ले लेते हैं एनर्जी के रूप में। अभी मैं बात करूँगा कैसे करते हैं। जियोथर्मल एनर्जी इज कंसिडर्ड एज अ क्लीन एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली अल्टरनेट टू फॉसिल फ्यूल्स एज इट प्रोड्यूस मिनिमल ग्रीन हाउस गैस एमिशन ड्यूरिंग द इट्स ऑपरेशन। साथियों ग्रीन हाउस गैसेज तो एमिटेड होती हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में होती हैं। अब आइए हम बात करते हैं साथियों, हमारा क्या है, एबव लेयर ऑफ अर्थ, उसके बाद हम नीचे जा रहे हैं, धीरे धीरे क्या जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर हमारा हाई हो रहा है, टेम्परेचर हाई हो रहा है, तो यहाँ पे जो वाटर है इनका भी टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, और साथ में क्या हुआ, इनका वाटर का टेम्परेचर क्या है, हाई है, तो टेम्परेचर भी हाई है, साथ में इनके क्या है, अंडर प्रेशर के हैं, प्रेशर में है। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे एक पंप चलाते हैं, क्या करते हैं, पंपिंग करवाते हैं, एक वेल इंजेक्ट करवाते हैं। अब क्या हुआ, अब क्या होगा, जो हॉट वाटर है ना जल्दी से ऊपर आएंगे, क्योंकि नीचे हॉट वाटर तो साथ में क्या थे, यहाँ प्रेशर थे। अब जैसे ही ऊपर आए वो क्या हुआ, उनका जो प्रेशर था कम हो गया। जैसे प्रेशर कम हुआ वो किस में चेंज हो गए, स्टीम में। ठीक है, स्टीम में चेंज हो गए। तो आपको पता है
हमने क्या किया, इसको टरबाइन, इसके द्वारा हम स्टीम इंजन या फिर स्टीम जानते हैं, आप पढ़े होंगे, पढ़े ही है। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम टरबाइन के फिर जनरेटर को घुमा लेते हैं। स्टीम बना, स्टीम को इम्पैक्ट करो किस पे, टरबाइन पे, तो टरबाइन हमारा घूमने लगा, रोटेट करने लगा। टरबाइन घूमा तो हम इसको अटैच कर दिए किससे, जनरेटर से, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी हो गई वो प्रोड्यूस हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ, जो यहाँ पे जो वाटर था यहाँ से उसकी क्या हुई, स्टीम और इसका जो प्रेशर तो कम हो गया। अब क्या करते हैं, इसको हम क्या कर लाते हैं, कूलिंग टावर में लाते हैं। कूलिंग टावर में लाए, ठीक, कूलिंग टावर में लाने के बाद वाटर को हमने कूल किया, फिर इसको हमने वेल में इंजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो फिर ये नीचे चला गया। तो क्या हुआ, हमने जो टेम्परेचर वेरिएशन है इसके कारण हम क्या कर रहे हैं कि वाटर को हमने क्या कर रहे हैं, स्टीम में चेंज कर रहे हैं और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। ये थोड़ा सा वर्किंग सिस्टम था। अब इसको डायग्राम बना करके आसानी से इसको आप समझा सकते हैं, एग्जाम में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, इसके भी हम मेरिट्स और डिमेरिट्स देख लेते हैं क्या है। ठीक है, मेरिट्स के साथियों लगभग सेम ही होता है। क्या क्या, रिन्यूएबल एनर्जी है, कांस्टेंट एनर्जी हमको मिल सकती है, ग्रीन हाउस इमिशन कम होता है। ठीक है, ऑपरेशन कारण इसमें क्या, स्मॉल लैंड फुटप्रिंट, हमको कम से कम जमीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, और क्या होता है, प्रोवाइड बेस लोड पावर कंटिन्यूएशन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, क्योंकि इसमें हम लगातार इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में क्या है कि जियोथर्मल फ्लूइड कैन बी यूज फॉर डायरेक्ट हीटिंग। ठीक है, जो जियोथर्मल फ्लूइड जैसे वाटर हम यूज कर रहे हैं ना, वाटर ही तो यूज कर रहे हैं, तो हम उसको डायरेक्ट हीट कर सकते हैं। तो ये मेरिट्स थे। अगर हम बात करें डिमेरिट्स की, तो साथियों यही चीज़ है कि हम हर जगह रिजर्वायर हमको नहीं मिल सकता कि जहाँ पे हम इसको स्टेब्लिश कर पाएँ, तो हमको कुछ स्पेसिफिक लोकेशन हमको ढूंढने पड़ते हैं जहाँ पर हम इसको स्टेब्लिश कर पाएँ। ठीक है, इसको हाई अपफ्रंट एक्सप्लोरेशन एंड ड्रिलिंग कास्ट, इसको एक्सप्लोर करने में और इसको ड्रिल करने, पूरा स्टेब्लिश करने में एक अच्छा खासा कॉस्ट आ जाता है। ठीक है, और पोटेंशियल ओवर रिजर्वायर डिस्प्लेशन ओवर टाइम। ठीक है साथियों, हम कितने टाइम तक, जब हम बार बार उसमें कूलिंग करवा रहे हैं फिर हीट करवा रहे हैं, तो उसका जो अंदर का टेम्परेचर है वो वेरी करेगा। ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है, उसका जो पोटेंशियल होता है रिजर्वायर को कम हो जाता है। ठीक है, वाटर यूजेज द रिलीज ऑफ गैसेज फ्रॉम जियोथर्मल फ्लूइड्स, वाटर हम यूज करते हैं। ठीक है, उसमें से क्या होती है, गैस रिलीज होती हैं। ठीक, तो ये भी हमारे पॉल्यूशन का इफेक्ट कर सकती हैं। फ्लैक्ट है सिस्मिक रिस्क एसोसिएटेड विद जियोथर्मल ऑपरेशन, यह साथियों क्योंकि वो क्या है, अंडर हीट, अंडर हाई हीट और प्रेशर में है, तो वहाँ पे भूकंप आने का, अर्थक्वेक आने का सिस्मिक रिस्क वहाँ पे बना रहता है। ठीक है, अब जैसे सिस्मिक हुआ, कोई स्खलन हुआ, ठीक है, कोई प्लेटें हैं, अगर सिस्मिक हुई, सिस्मिक कारण वो डिसबैलेंस हुई, तो वहाँ क्या होगा, हमारा जो पूरा रिजर्वायर है वो हमारा क्या हो जाएगा, बंद हो सकता है। यहाँ पे इसके डिमेरिट्स होते हैं। साथियों उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। जियोथर्मल क्या होते हैं, जो अंदर, जो पृथ्वी के अंदर का जो थर्मल टेम्परेचर चेंज है उसको हम यूज में लेते हैं। अब इसको क्या करते हैं, उससे पहले हम वाटर को हीट करते हैं, फिर उसको स्टीम में चेंज होता है, स्टीम से हम टरबाइन घुमा लेते हैं, टरबाइन से हम जनरेटर चला जाता है, जनरेटर से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेते हैं, फिर जो रिमेनिंग वाटर है जो कम प्रेशर में था उसको हम फिर कूलिंग करके हम नीचे रिजर्वायर में भेज देते हैं। किस प्रकार से हमारा जियोथर्मल एनर्जी वर्क करता है, इसके मेरिट्स हमने देख लिया, इसके हमने डिमेरिट्स देख लिया। ठीक है साथियों, अब हम आते हैं लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइडल पावर में। टाइडल पावर क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। साथियों मैं फिर बोलता हूँ, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करवाने का। तो अभी देखिए टाइडल पावर, आप टाइडल जानते हैं कि क्या होता है, टाइडल इज द राइज एंड फॉल ऑफ द ओशियन वेव। ठीक है, ओशियन जो लेवल है, सी लेवल है, उसका राइज एंड जो फॉल होता है वो हम बोलते हैं टाइडल में। ठीक है, और ये क्यों होता है, जो हमारा सन और मून का जो ग्रेविटेशनल पुल आता है उसके कारण हमारा ये वेव आती रहती है। ठीक है, ये राइज एंड फॉल होता रहता है। तो हम क्या करते हैं, इसी मूवमेंट को कहते हैं, इसी मूवमेंट को हम क्या करते हैं, एक एनर्जी के रिसोर्स के रूप में इसको कंसीडर करते हैं और इससे हम एक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि ये क्या होता है कि राइज एंड फॉल हमारा दिन में 2 बार, एक बार राइज होगा, एक बार फॉल होगा, तो इन वेव को, इन जो हलचल है, इन मूवमेंट को हम क्या करते हैं, एक एनर्जी के रूप में ट्रांसफर करने की हम कोशिश करते हैं। देखिए कैसे, हमने यहाँ पे क्या बनाया, एक बैराज बनाया, बैराज मतलब कि स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, और यहाँ हमने क्या किया, ये स्लूज गेट है साथियों। ठीक है, स्लूज गेट है जिस पर हम वाटर को हम रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, हमको कितना वाटर हमको इंसर्ट करवाना है। ठीक है, अब यहाँ बैराज हुआ, यहाँ हमारा ओशियन वेव है, यहाँ पे हमारा टाइडल बेसिन है, यहाँ पे हमने एक टरबाइन लगा दिया। अब क्या हुआ, अब क्या होगा, जब हमारा वाटर राइज करेगा, क्या होगा, जब वाटर राइज करेगा तो हमारा जो वाटर है वो इस साइड आएगा, जब राइज करेगा तो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अधिक से अधिक मात्रा में वाटर कलेक्ट हो जाएगा और साथ में इस मूवमेंट के कारण हमारा जो टरबाइन है वो मूव करेगा। टरबाइन मूव किया तो मुझसे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब जब हमारा फॉल करेगा, मान लीजिए क्या हुआ, हमारा वाटर फॉल हुआ, तो वाटर फॉल हुआ तो इस साइड का लेवल हमारा क्या था, अब ऊपर था, हमने क्या, अब वाटर इस साइड से इस साइड आएगा।
ठीक है। तो फिर हमारा जब वाटर इस साइड से आया तो फिर हमारा टरबाइन रोटेट किया, तो फिर हमने क्या किया, फिर पावर टाइडल, फिर हमारा क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई, कि हमारे दोनों कंडीशन हमारा टरबाइन घूम रहा है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, टाइडल पावर स्टेशन के द्वारा हम टाइडल एनर्जी जनरेट करते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं टाइडल पावर। अब इसके मेरिट्स क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या है, उसको हम देखते हैं। तो पहले बात करते हैं मेरिट्स की, तो बात वही आती है, पहले क्या है, ये रिन्यूएबल है, प्रेडिक्टेबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं एंड टाइडल साइकिल। टाइडल साइकिल के अनुसार हम इसको हम एक प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हमको एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। इसमें कोई ग्रीन हाउस एमिशन गैस नहीं है, ठीक है, और ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। इसकी बात आती है रिलेटिवली हाई एनर्जी डेंसिटी इन स्पेसिफिक लोकेशन विथ स्ट्रॉन्ग टाइड्स। जहाँ पे टाइड्स की मात्रा अधिक होती है वहाँ हाई मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं हाई डेंसिटी में, ठीक है। और ये बोल रहा है कि प्रोवाइड कांस्टेंट एंड रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी ड्यू टू द प्रेडिक्टेबल नेचर ऑफ टाइड्स, क्योंकि हमें पता है दिन में 2 बार हमारा टाइड्स राइज एंड टाइड्स होने वाला है, तो हम एक प्रेडिक्टेबल है उतना मात्रा में हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल ही जाएगी। कैन कम्प्लीमेंट अदर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स लाइक विंड एंड सोलर इन बैलेंस एनर्जी मिक्स। यदि हम जो विंड और सोलर एनर्जी के साथ इसको मिक्स कर दें तो एक कम्प्लीमेंट हमारा तैयार हो सकता है एनर्जी प्रोडक्शन का, या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का हमारा एक सब्स्टिट्यूट हो सकता है ये भी। इसकी डिमेरिट्स की बात करते हैं साथियों, तो हम बात करें डिमेरिट्स की, तो यहाँ पे एक लिमिटेड लोकेशन है, क्योंकि हमको देखना पड़ेगा जहाँ पे टाइड्स का इफेक्ट ज़्यादा हो रहे हैं तो हम वहीं पे तो इसको लगा सकते हैं। और इस तरह ये हमारे जो कोस्टल एरियाज हैं जहाँ पे हमारे समुद्र हैं वहीं पर तो इसको स्टैब्लिश कर सकते हैं टाइडल पावर प्लांट को। तो हमारा जो लोकेशन है वो लिमिटेड है। हाई इनिशियल कास्ट है, ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पे बैराज बनाने पड़ रहे हैं, जो बैराज के जो टाइडल सिस्टम है उसको पूरा सा समझना पड़ रहा है, उसके लिए अलग से सेटअप लगाना पड़ रहा है, ठीक है, उसके लिए इसका जो कास्ट हो जाता है वो हाई हो जाता है। साथियों मैंने पढ़ा भी था जब रिन्यूएबल एनर्जी हमने बात कर रहा था, तो वहाँ मैंने बताया था कि जो इनिशियल कास्ट होती है वो हाई होती है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन मैरीन इकोसिस्टम, जी हाँ साथियों, क्योंकि हम बैराज बना रहे हैं तो जहाँ पे अंदर मैरीन इकोसिस्टम में जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके मूवमेंट पे, जो उनके जो जली जंतु हैं उनके मूवमेंट है, जो उनके लिविंग लाइफ है, उन पर भी इम्पैक्ट जाता है, ठीक है। क्योंकि ये साथियों छोटे नहीं होते, काफ़ी बड़े मात्रा में, कभी बड़े एरिया में लेके बनाया जाता है, ठीक है, तो इसलिए इसका एरिया भी लार्ज होता है, इसलिए ज़्यादा मात्रा में इफेक्ट करते हैं, ठीक है। नेविगेशन इंटरफेस, अब यहाँ साथियों हम बैराज बना दिया, लेकिन अगर हम उसमें क्या होता है, तो जो शिप्स हैं, जो बोट्स हैं जो जा रही हैं आ रही हैं, उनके भी क्या होता है कि उनको भी एक रुकावट बनती है इसके द्वारा, ठीक है। अगला आता है टेक्नोलॉजिकल चैलेंज, क्योंकि अभी ये डेवलपिंग में मोड में है, तो भी ज़्यादा एडवांस नहीं आए हुए हैं, तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट जारी है। इसके लिए इसका अलग चैलेंज है कि हम कम से कम मात्रा में एफिशिएंसी कम हो जा रही है, एफिशिएंसी बढ़ाने में लगे हुए हैं। ये सारी चीज़ कुछ क्या होती है, डिमेरिट्स हैं टाइडल पावर प्लांट की। साथ ही हमने बात किया, मैंने काफ़ी चीज़ें बात की कि वेव एनर्जी क्या होती है, जियोथर्मल एनर्जी क्या है, सोलर एनर्जी क्या है, विंड एनर्जी क्या है, कैसे इसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, फॉसिल फ्यूल क्या होती है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हैं, कन्वेंशनल एनर्जी क्या होती है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी क्या होती है, बायोलॉजिकल एनर्जी रिसोर्स क्या है। साथियों आपका जो यूनिट 4 का आधा सिलेबस मैंने कंप्लीट कर दिया है, कुछ टॉपिक बचे हुए हैं जो मैं पार्ट 2 में कोशिश करूँगा कवर करने के लिए, और जल्द से जल्द पूरा वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। साथियों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो चैनल सब्सक्राइब करना जरूर करिएगा, और आगे बने रहने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। यदि अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए ताकि उनको भी एग्जाम में हेल्प मिल पाए और अधिक से अधिक तक सभी बच्चों को हेल्प मिल जाए, क्योंकि साथियों इतना मेहनत करके पीपीटी बनाकर वीडियो आप तक लाया जाता है, इसलिए मैं यही गुजारिश करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को जरूर शेयर करिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।